ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि दो महत्वपूर्ण मुद्दे हुए हैं। अरविंद ने आज अपना उपवास तोड़ा है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद भाषण देने वाले हैं बीजेपी के स्थापना दिवस पे गुजरात में एक स्टेडियम में वो भाषण देने वाले हैं। हम आपसे ये सवाल करना चाह रहे थे साहिब साहब की कमल, पहले कि आप सवाल करें, देखिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। एक नागेंद्र जी ने अभी फोन किया जी, और एक राजस्थान से फोन आया। सुनिए, बन रही है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो नागेंद्र जी कहना चाह रहे हैं कि भाई देश तो गर्त में चला ही जा रहा है, कांग्रेस शासन में इसको बदल दीजिएगा, दूसरे आएंगे चाहे कोई आए, तो सिस्टमिक बदलाव नहीं होगा। सिस्टमिक बदलाव मैं फिर कह रहा हूं, केजरीवाल अन्ना हजारे के लाइन पे है। ये तो उस प्रश्न का जवाब रहा, उस पे बाद में आएंगे। अब आइए बीजेपी की अंदरूनी कलह पे। आप देखिए, आज आडवाणी जी की स्थिति अगर एक सेंटेंस में मैं बोलूं तो कहूंगा वो महज नेताओं के नेता रह गए हैं, जनता से उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। बीजेपी सपोर्टर जनता के हृदय सम्राट मोदी जी बन चुके हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। नहीं, उनको बना दिया गया है क्या कि वो बन चुके हैं? स्वाभाविक बन गए हैं या सब मिलकर के उनको बना दिया? अब सुनिए, अब फिर आता है। अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा मुख और मुखौटा कंट्रोवर्सी फिर बढ़ेगा। फिर ये नया मुखौटा जो कर रहे हैं राम मंदिर का, कि सत्ता में 6 साल रहे, राम मंदिर तो छोड़ दीजिए, राम भी याद नहीं किया। तो अब ये मुखौटा चलेगा नहीं। तो मुखौटा अब आडवाणी होंगे ना? जी जी जी, आडवाणी होंगे और असली चेहरा मोदी होंगे। यस यस यस, और ये कंट्रोवर्सी जोर से फैलेगी। मैं समझता हूँ कि आज की डेट में आडवाणी जी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए। आज उन्होंने आरएसएस को खुश करने की कोशिश की, और मैं नहीं समझता हूँ कि महज उनके एक बयान देने से आरएसएस खुश हो जाएगा। लेकिन मौलिक सवाल ये है, जैसा कि अभी कमल जी ने सवाल किया था, अरे एक सवाल करके अब संकेत की नहीं, आज चूंकि चर्चा इस पर गंभीरता से हम लोग कर रहे हैं। कमल जी ने जो कहा कि आयरन मैन की छवि जो है उनकी धूल धूसरित हो चुकी है, मेरा ये कहना है कि अगर मोदी आएंगे तो वो कौन सा आयरन मैन बन जाएंगे? फर्ज कीजिए कि आयरन मैन वो मोदी को बना दिया गया, वो कौन सा आयरन मैन बन जाएंगे? आयरन मैन वो कभी नहीं थे। तो आयरन मैन हिंदुस्तान में सिर्फ एक हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और न आडवाणी न मोदी। आयरन मैन तो देखिए देश के लिए योगदान है। आयरन मैन जो मोदी, अरे भाई उनके समर्थक कहते रहे मोदी है। हाँ, वही मैं आपके पास देखिए, हाँ मोदी है, कैसे आयरन मैन? भाई मैं नहीं मानता हूँ। आयरन मैन अभी तक इस देश में एक हुआ है, वल्लभ भाई पटेल। और पटेल की फोटो कॉपी निकाल के अपना मुखौटा साटने की जो परंपरा बन रही है भारतीय जनता पार्टी में, मैं नहीं समझता उसके बहुत ज्यादा टेकर होंगे। देखिए, जहां तक आयरन मैन के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन जब वो सत्ता में थे, जब वो उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे, मेरा यही तो कंधार कांड हुआ और उसमें फ्लॉप हो गए, तो आयरन मैन तो दिखाई दिए नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी वो आयरन मैन हैं, इसलिए हैं जब सोनिया गांधी जी ने गुजरात में रैली की। एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट। कंधार कांड में ये जो लोग कहते हैं कि कंधार कांड हुआ, हालांकि इसमें आडवाणी जी की थोड़ी बहुत गलती है, क्योंकि उन्होंने बयान में कभी कहा था कि मुझे जानकारी नहीं थी कि जब वो उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे। लेकिन अगर कंधार कांड के आधार पे आयरन मैन कैसे घोषित कर देंगे? अब वो ये कहेंगे मुझे जानकारी नहीं थी, नहीं, कैसे प्रधानमंत्री रुबैया देश क्राइसिस, महबूब का अपहरण हुआ, उस पर क्या हुआ? पूरी दुनिया की कौन सा लौह पुरुष था ये बताइए। देखिए, पूरी दुनिया की नजर थी उस समय कंधार वाले कांड में, और आडवाणी के उप प्रधानमंत्री थे क्या, और वो कहते हैं मुझे मालूम नहीं था। तो अगर आंख बंद कर ली उन्होंने, तो वो भी लौह पुरुष का जी नहीं, तो वो भी सवाल पूछ रहे हैं। सिद्धांत सुनिए, क्या इस आधार पर उनको ये कह दें कि वो लौह पुरुष नहीं रहे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, लौह पुरुष क्या होता है? लौह पुरुष का एक स्टैंड होता है, वो हमेशा टफ स्थितियों में टफ रहता है, सिद्धांत से। और नरेंद्र मोदी देखिए, एक कॉल लीजिए पहले आप। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोलिएगा जनाब, कहां से बोल रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ बोलिए जनाब। सऊदी अरब से। हाँ बोलिए। गुलजार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज आडवाणी को साइड कर दिए हैं, हाँ, आज उनको अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता कोई नहीं था बीजेपी के अंदर।
आज बीजेपी में कोई परिवार में कोई राजनीतिक चलाना नहीं चाहता, कोई देश को चलाएगा, देश को सिर्फ ये लोग पीछे ले जाने वाले हैं। ठीक है। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया। उनका पूरे बीजेपी के नेताओं से ही मतभेद है। देखिए ठीक है, कौन अपनी जगह उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन आप देखिए नरेंद्र मोदी के लोह पुरुष होने के मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। सोनिया गांधी जी ने रैली की थी गुजरात में और कहा था कि ये मौत के सौदागर हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आतंकवादियों को मारना मौत के सौदागर है तो हाँ वो काम हमने किया, हम हैं। और अभी कल ही राशिद अलवी जी ने कहा है कि वो भैंसे की सवारी करते हैं। यमराज से उनकी तुलना करिए तो यमराज क्या आपको यमराज जब यमराज जैसे शख्सियत से तुलना कर रहे हैं आप, ये अभी तो वो लौह पुरुष के ऊपर आरोप है और उनको कातिल कहा जा रहा है। कातिल नहीं, कातिल कह करके संबोधित कर रहे हैं विपक्ष के लोग। नहीं। अब ये अभी ये मामला, यमराज किसी का कत्ल नहीं करते हैं। यमराज ने किसी का कत्ल नहीं किया है। वो तो जो ईश्वर जो जिसका समय पूरा हो जाता है उसको एक मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं कि कहाँ लेके जाना है। लेकिन आप तो क्रिमिनल की फिलॉसफी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। किसी ने शूट कर दिया लेकिन आज पूरी कांग्रेस मोदी से भयभीत है। वो मानते हैं कि मोदी लौह पुरुष हैं और बहुत ही मजबूत इरादे के नेता हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं कमल जी? हाँ बोलिए। साहे साहब ने जो कहा कि लॉ पुरुष वाली बात और अडवाणी जी की बात कि अडवाणी जी कंफ्यूज हैं, कोई अडवाणी जी कंफ्यूज नहीं है। अडवाणी जी या समझ नहीं पा रहे हैं, अडवाणी जी पूरी तरह समझ पा रहे हैं, अपना क्लेम नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपना क्लेम जो प्राइम मिनिस्टरशिप का, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग का 2004 में से जब उनका शुरुआत हुआ था, जबकि वाजपेयी जी वर्चुअली अपने आप को आउट कर लिए थे, और ये है। और दूसरे जब मोदी जी भी क्लेमेंट बन रहे हैं तो आडवाणी जी क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ेंगे? दूसरी बात जो लोग नरेंद्र मोदी को लॉ पुरुष बोल रहे हैं वो वही फिलॉसफी को पुष्ट करते हैं जो पोस्ट गोधरा कांड के बाद जो वहाँ पर जितनी आधार पर किसी को लॉ पुरुष नहीं कहा जा सकता। देखिए आप भाई कहा जा रहा है लॉ पुरुष। नरेंद्र मोदी ने कब कहा मैं लॉ पुरुष हूँ या कब कहलवाया कि मैं लॉ पुरुष हूँ? वो तो तमाम लोग उनको तमगा दे रहे हैं ना। कोई तमगा नहीं दे रहा। बीजेपी के कार्यकर्ता उनको तमगा देने में लगे हुए हैं। देखिए उनको हार्ड लाइनर बना पे लगे हुए हैं। कोई आप मोदी खुद हार्ड लाइन की लाइन नहीं ले रहे हैं। देखिए मोदी खुद सॉफ्ट। देखिए मोदी आज का नारा क्या है? मोदी आज अपने आप को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं इसी पर होगा ना। आडवाणी ने अपने आप को किस रूप में प्रेजेंट किया था? कहा था कि मैं ये करूंगा, मैं बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन रोकूंगा, मैं हॉट परस्यूट करूंगा वगैरह वगैरह। इसलिए उन्होंने ये दावे किए और उन्होंने अपने आप को वो खुश होते थे अगर उनको लौह पुरुष कहा जाए। मोदी अपने आप को किस रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं? क्या वो एक भी ऐसा दावा कर रहे हैं कि मैं 370 हटा दूंगा, मैं राम मंदिर बनवा दूंगा, मैं बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन रोक दूंगा? क्या दावा कर रहे हैं? आज तक एक भी बयान दिया नहीं दिया। वो क्या दावा कर रहे हैं? मैं विकास की बात कर रहा हूं। वो अपने आप को जो उन्होंने हिंदुत्व का पूरे उस समय में एक ही काम हुआ कि जो उनके मुख्यमंत्री रहते गोधरा की घटना के बाद दंगे हो गए और उसमें लोग मारे गए, उनसे उनकी एक इमेज बिल्ड कर दी गई। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साइकोलॉजिकल मानस में चला गया, खासतौर से बीजेपी के, कि हाँ ये हिंदुत्व जैसे वादी जैसे नेता हैं। उन्होंने खुद आज तक ऐसा काम नहीं किया। वो नेता हैं जो अगर सड़क पर एनक्रोचमेंट है मंदिरों का तो उसको हटवाते हैं। वो उनके खिलाफ वीएचपी ने लड़ाई लड़ी गुजरात के अंदर, उनके खिलाफ जो आरएसएस के जितने संगठन हैं वो लड़ाई लड़ते हैं, वो उसके बावजूद वहां खड़े होते हैं। और वो अपनी इमेज कैसे प्रेजेंट करते हैं? मैं सिर्फ विकास की बात कर रहा हूं। जो पिछला चुनाव भी उन्होंने सिर्फ इसी बात पर लड़ा। तो वो अपने आप को हिंदुत्व इनडायरेक्टली उनके ऊपर इट इज ऑलमोस्ट इज थर्स्ट अपॉन हिम। अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है। आप इसको भी कैसे? जब तक जरूरत थी तब तक हिंदू के नेता थे। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि संघ जो है एक विकास पुरुष के रूप में मोदी को देख रहे हैं और संघ को लग रहा है कि भारत का कायाकल्प कर देंगे ये नेता आकर के, इसलिए संघ उनको समर्थन दे रहा है। देखिए संघ क्या देख रहा है? संघ क्या, वही तो मैं आपसे पूछना, मैं वही बता रहा हूँ। संघ एक संघ फ्रेंडली पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में देखना चाहता है। तो इससे ज्यादा ना सोचिए। संघ का पॉलिटिकल फ्रेंडली कैसे हुआ जा सकता है? संघ का बीजेपी जो भी बीजेपी को सत्ता में ला सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उसका हो। नो यू आर मिस्टेकन। डेवलपमेंटल फिलोसफी ऑन वॉट एवर। भाई नरेंद्र मोदी ऐसे नेता तो है नहीं जो एंटी हिंदू हो जाएंगे, या वो ऐसे नेता तो है नहीं जो अपनी प्रो मुस्लिम छवि बना रहे हैं। वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो अपनी प्रो हिंदू तो पॉलिसी अगर नहीं बना रहे हैं छवि, तो प्रो मुस्लिम भी छवि नहीं बना रहे हैं। बनाने की कोशिश तो वो कर ही रहे हैं लगातार। नहीं बीजेपी कर रहे हैं। नो बीजेपी का कोई नेता
आउट ऑफ द वे नहीं जा सकता। जो आउट ऑफ द वे जाएगा वो गिर जाएगा। जैसे आडवाणी जी ने एक गलती की अपने लार्जर एजेंडा के लिए, क्योंकि आडवाणी जी जैसे लोगों को कई बार लगता है, आप लोग अगर उसको कि हम लोग आरएसएस, यही सबसे बड़ा तो यही तो विषय है क्या कि भारत में आउट ऑफ द वे का क्या मतलब है, कितने हद, क्या सीमा है, आउट ऑफ वे की सीमा क्या है। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व की फिलॉसफी से जो बाहर जाएगा वो गिरेगा, आपके कहने का तात्पर्य देखिए आरएसएस में गिरेगा, आरएसएस में गिरेगा, आरएसएस तो कह रहे हैं आप यू हैव टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स दिस पॉलिसी, मतलब यू कैन नॉट बी एंटी हिंदुत्व एंड रूल इन बीजेपी। इसका मतलब है कि ना कि आरएसएस सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्ववादी एजेंडे के लिए काम कर रहा है। इसका मतलब आरएसएस का तो घोषित एजेंडा है और उसका हिंदुत्व क्या है, वो उनका दर्शन है। ये आरएसएस का घोषित एजेंडा है, इसमें छुपाव क्या है? मैं क्या बताऊंगा, आप क्या सुनेंगे, जनता क्या सुनेगी? आरएसएस की फिलॉसफी यही है, उसका एजेंडा यही है कि हम एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। ये उनका घोषित एजेंडा है। साहब, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अगर आरएसएस बढ़ाने का काम किया तो क्या आरएसएस रूल कर पाएगा भारत की? मैंने आपके प्रोग्राम में एक दिन कहा था कि भारत का जनमानस उसको स्वीकार कर लेगा। हिंदुत्व आरएसएस नहीं समझता है। ये लोग प्रैक्टिसिंग हिंदुत्व पे बिलीव नहीं करते हैं। हिंदुत्व किसी को मारने नहीं कहता है, हिंदुत्व किसी की हत्या कराएगा। हिंदुत्व सनातन धर्म है जहां सब रहो और खुशी खुशी रहो, निर्गुण ब्रह्म भी रहे, सगुण ब्रह्म भी रहे। ये पॉलिटिकल हिंदुत्व, ये अभी कमल जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता का खेल खेल रहा है आरएसएस। सत्ता का खेल खेल रहा है कि सत्ता में उनको जो ले आए उसको समर्थन दे दो। एक पॉलिटिकल फिलॉसफी को इस तरह से पेश किया जा रहा है समाज के सामने जहां की ध्रुवीकरण उनको दिखता है, और एक सिगुफा हिंदुत्व के नाम पर उनको लगता है कि जो मेजॉरिटी है उसको अपने पक्ष में उसका ध्रुवीकरण किया जाए और उसको आधार बना करके सत्ता की सवारी की जाए। ये एजेंडे में है आरएसएस के। ये एजेंडे में आरएसएस अपने पहले दिन से, स्थापना के पहले दिन से है। लेकिन इसमें कहीं उसको कंफ्यूजन नहीं होना, देश की जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस देश की जनता को कोई कंफ्यूजन, इस ध्रुवीकरण से वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। ये भारत एक ऐसा देश है जिसमें आप इंक्लूसिव अगर डेवलपमेंट की, इंक्लूसिव एक साथ लोगों को लेकर चलने की बात नहीं करेंगे तो देश आपको स्वीकार नहीं करेगा। और ये आज तक स्थापित होता रहा है और आगे भी यही चलेगा। इसीलिए इनको कुछ सेकुलर पार्टीज को साथ में लेकर चलने की बात करनी पड़ती है, अन्यथा अगर ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते तो कब के इस देश की सत्ता पर काबिज होते। देखिए, आरएसएस जो है एक विचारधारा है। आरएसएस का जो इसकी स्थापना की गई वो हमारे आरएसएस की जो विचार है नवनीत जी, आरएसएस की जो विचारधारा है वो कह रहे हैं शक्ति कि इस वो विचार उनका कभी सपना ही रह जाएगा, वो फुलफिल नहीं होगा। आप समझिए, देखिए इस आधार पर अगर वो चाहते हैं कि आरएसएस जाएंगे तो देखिए आरएसएस राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए, अपने हमारे कल्चर को बचाने के लिए ये कार्य करता है। आरएसएस सांप्रदायिक नहीं है, वो कहीं पे भी आज तक आरएसएस सांप्रदायिकता नहीं फैलाई है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हेलो, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि आडवाणी जी को तो प्रधानमंत्री बनाने के लोग बोल रहा है, चाहे नरेंद्र मोदी को, तो इससे तो अच्छे तो अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक आपके पास आएंगे, ब्रेक ले लें, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। चर्चा बहुत गंभीर है और थोड़ी दार्शनिक है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए कि आरएसएस अपने विचार को पॉलिटिकल रास्ते से, अपने विचार को वहां तक पहुंचा पाएगा जो भारत का राजनीतिक परिदृश्य है, उसके सहारे सत्ता पर जा सकेगा। कुछ हमारे विद्वज्जन कह रहे हैं कि आरएसएस की कोई फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ फिलॉसफी है कि इस देश पे शासन अपने विचार का कैसे किया जाए, उसमें कामयाब कैसे होगा आरएसएस। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, बड़ी बहस अभी जारी है। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा, फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान।